विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस घंटे के अंतर्गत बीए अंतिम वर्ष षष्ठम सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस पेपर के अंतर्गत से द्विवेदी युग या द्विवेदी कालीन कविता इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र या हमें दिखाई देता है कि भारतेंदु कालीन कविता पर विचार विमर्श किया। उसके बाद का जो दूसरा कालखंड है या युग है वो द्विवेदी युग है। उनकी कविताओं को और उनके प्रवृत्तियों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। निसंदेह भारतेंदु युग में कविता ने एक नवीन मोड़ लिया और उसमें आधुनिकता का सहज समावेश हुआ, किंतु उसमें प्राचीनता के प्रति मोह भी बना रहा। द्विवेदी युग में पहुंचते पहुंचते उसमें बाल सुलभ चंचलता और विमोहकता का स्थान अनुशासन, गंभीरता और विचारात्मकता ने ले लिया। देख लीजिए, मैंने आपको इससे पूर्व कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के पितामह हैं। उन्होंने जो है तो काव्य के क्षेत्र में बहुमोल कार्य किया हुआ है, किंतु द्विवेदी जी का भी कार्य क्या है उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से उन्होंने जो ये बाल सुलभ चंचलता या विमोहता का स्थान था, उसमें अनुशासन, गंभीरता और विचारात्मकता या परिपक्वता लाने का क्या है कार्य किया, और उसमें जो है तो सुसूत्रता लाने का भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या है कार्य किया हुआ देखने के लिए मिलता है। भारतेंदु युग में कविता में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उद्गम हुआ वे इस युग में क्रियात्मक रूप में विकसित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में एक नूतन आदर्श प्रतिष्ठित करने का क्या है कार्य किया हमें देखने के लिए मिलता है। इस युग में हिंदी की नवीन परंपरा का यथेष्ट परिमार्जन तथा विकास हुआ भी देखने के लिए मिलता है। विशेषतः कविता, आलोचना और कथा साहित्य में इस युग में प्रौढ़ता आई भी दिखाई देती है। 25 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में एक अति आश्चर्यजनक साहित्यिक अनेक रूपता क्या है आई हुई हमें दृष्टिगोचर होती है। तो द्विवेदी युग कितना महत्वपूर्ण और कितना महत्व का है, इससे हम जो तो इसका क्या है अनुमान लगा सकते हैं। और इनके प्रवर्तक जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होने के कारण उनके नाम से ही इस कालखंड को क्या है द्विवेदी युगीन कविता या उनकी प्रवृत्तियां को क्या हमें देखना पड़ रहा है। इस युग का कोई भी साहित्यिक आंदोलन ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उनसे प्रभावित न हुआ हो। अतः साहित्यिक दृष्टि से इसकी रचना का भले ही महत्व न हो, परंतु उसका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। द्विवेदी जी महान साहित्यकार, पत्रकार एवं अनुवादक थे। अपनी पत्रिका सरस्वती द्वारा उन्होंने युग जागरण का अति महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। भाषा के दृष्टि से इनका कार्य और भी अधिक महत्व का है। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी भाषा को व्याकरण शुद्ध कर उसे व्याकरण शास्त्र दिया है। देख लीजिए, ग्रामर, व्याकरण ये भाषा के लिए, जबान के लिए, लैंग्वेज के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ना। तो यहाँ इतना बहुमोल जो है तो कार्य उन्होंने किया हुआ है। मैं एक समझने के लिए उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, ग्रामर का कैसा मामला रहता देख लीजिए। अब
पिता ये शब्द है, कौन सा? पिता। पहली पी लग जाती है तो पिता का अर्थ क्या होता? पिताश्री। और दूसरी पी जब लग जाती है पकू, तो वो पिता का अर्थ क्या होता? पीना, है ना? तो ये व्याकरण का क्या है यहाँ पर कमाल है। और इस व्याकरण में जो है तो उसमें जो है तो क्या है, कितना महत्व का होता है, वो जो है तो वो कार्य यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। इतना ही नहीं तो हिंदी भाषा को संस्कारित कर उसे विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। इन्हीं के युग में राष्ट्रीय काव्य की क्या है, अभिवृद्धि हुई है। कविता, गद्य, आलोचना, निबंध, पत्रकारिता आदि विधाओं का विकास भी क्या है, यहाँ पर हमें जो है तो देखने के लिए मिलता है। और उसका ऐतिहासिक महत्व भी निर्विवाद है। इसी युग में परंपरा को छोड़कर साहित्य में पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटना और चरित्रों को राष्ट्रीय आदर्श भावना के दृष्टि से प्रस्तुत किया जाने लगा। और साहित्य में मध्यम वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग का भी चित्रण होने लगा। अब साहित्य में किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित, पद दलित का जीवन भी क्या है, अंकित किया जाने लगा। और इसी युग में राष्ट्रीय पुनर्जागरण आंदोलन का भी जो है तो क्या है, कार्य हुआ हुआ हमें देश में देखने के लिए मिलता है। और देश और साहित्य पर इसका क्या है, व्यापक प्रभाव निर्माण हुआ हुआ भी हमें दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में जागरूकता आई। इस युग में हिंदी साहित्य को नवीन परंपरा का परिमार्जन हुआ। विशेषता कविता, आलोचना और कला में क्या है, प्रवृत्ता आई। और इस कारण एक आश्चर्यजनक साहित्यिक अनेक रूपता आई। और इस साहित्य की अपनी कुछ क्या है, प्रमुख विशेषता है। उसे हम जो जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है, हमें यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन कविता का जो है तो क्या है, ज्ञान प्राप्त करने में आसानी जो है तो क्या है, निर्माण होती है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं निम्न रूप से कुछ चुनिंदा जो है तो प्रवृत्तियों को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप उससे जो है तो अवगत होते हैं, तो आपको द्विवेदी युग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। द्विवेदी द्विवेदी युगीन कविता भी आप क्या है, भली भांति समझ पाएंगे। तो सबसे पहली प्रवृत्ति है, लिख लीजिए आप नंबर 1 पे, देशभक्ति की कल्पना। देख लीजिए यहाँ पर हम जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हिंदी साहित्य का गद्य का इतिहास जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। उसमें के जो जो भाग है, जैसे कि पहले हमने परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि को देखा था, है ना। उसके बाद जो है तो भारतीय हिंदुकालीन कविता को देखा। और अब जो है तो हम आचार्य द्विवेदी युगीन कविता को क्या है देख रहे हैं। उससे संबंधित कुछ स्थूल जानकारी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी। और अब हम प्रवृत्तियों के ऊपर विशेष लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो प्रवृत्ति है उसको मैंने आपको लिखने को कहा था, शायद आपने अब तक लिख लिया होगा। और वो देख लीजिए, वो क्या है, देशभक्ति की कल्पना। आचार्य द्विवेदी युगीन प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के संबंध में कुछ ना कुछ अवश्य लिखा है। देशभक्ति की भावना इस युग में छोटी छोटी कविता तथा प्रबंध काव्य दोनों में हुई है। क्योंकि ये जो कालखंड था, ये जो पीरियड था, इस पीरियड में जो है तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है तो क्या है, बड़ी आज़ादी प्राप्त करने की सरगर्मियां जो है तो बढ़ गई थी। और उसमें जो है तो तरह तरह के जो है तो विद्वानों ने, विशेष करके जो है तो साहित्यकारों ने क्या है, अपना रोल महत्वपूर्ण रूप से निभाया हुआ है। और कुछ ना कुछ उनके खिलाफ उसने लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि छोटी छोटी कविताएं लिखी किसी ने प्रबंध काव्य लिखा। तो उसी प्रकार का
जो है तो क्या है कार्य जो जो विद्वानों ने किया हुआ है उसको यहाँ मैं एक उदाहरण के रूप में आपके सम्मुख रखते हुए देशभक्ति की कल्पना से ओतप्रोत रचनाओं को बतलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो देख लीजिए मैथिली चरण गुप्त ने साकेत, अब साकेत में जाएंगे उसको देखेंगे हम, उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो भाई हमारा ये भाग यही क्या है रुक जाएगा। तो फिर कभी हम जो है तो मौका महल देखकर आपको साकेत के संबंध में क्या है जानकारी देंगे। उसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, उन्हें हरिऔध भी कहते हैं, इनका प्रिय प्रवास, या रामचरित्र उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि, और सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमर गीत देख लीजिए। तो ये जो है तो हिंदी भाषा के क्या है उस समय के गौरव ग्रंथ है, और इन ग्रंथों के माध्यम से देशभक्ति और अतीत के ज्वलंत विधियों में भी क्या है भव्य निदर्शक के रूप में उन्हें क्या है चित्रित किया हुआ है। अब इन रचना से, इन जो है तो कृतियों के माध्यम से उन्होंने हमारे जो है तो भूत और भविष्य को जो है तो सामने रखते हुए वर्तमान में चित्रित करने का कार्य किया हुआ है। इस काल की कविता में वर्तमान की दयनीयता पर भी क्या है करुणा व्यक्त की गई है, और अतीत के सारे समुन्नत करने की सफल चेष्टा भी की गई है। कि मैंने कहा ना कि पंत की जो है तो कविता का इससे पूर्व भी जिक्र किया था, हम क्या थे क्या हो गए न जाने क्या हो गए, है ना। हमने जो है तो पूरे विश्व को ज्ञान दिया था, पूरा विश्व हमारे पास ज्ञान के लिए आया करता था, विश्वविख्यात हमारे पास विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला नालंदा जैसे, और हमारी जो है तो प्राचीन परंपरा और प्राचीन ज्ञान का भंडार उन्होंने हमारे सामने जो है तो क्या है लेखकों ने प्रकट किया, और हमें आगे बढ़ने के लिए जो है तो क्या है प्रवृत्त किया हुआ भी देखने के लिए मिलता है। इस युग की कविता में किसी संप्रदाय या जाति के प्रति द्वेष नहीं है, इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता भी नहीं है। इस काल की कविता समस्त व्यापक देश प्रेम के रूप में व्यक्त हुई है, जिसमें समूचा भारत प्रतिबिंबित हो उठा है। इन्हीं दिनों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई यह नारा क्या है बुलंद हुआ था, यानी कि समानता का मूल मंत्र यहाँ पर क्या है मिला हुआ हमें दिखाई देता है। तो देख लीजिए आप लोगों ने द्वितीय युगीन कविता के अंतर्गत पहली जो प्रवृत्ति थी देशभक्ति की कल्पना, इसे मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे भली भांति समझ गए होंगे। नहीं समझे तो पूछ सकते हैं, समझे तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए धार्मिक कल्पना, दूसरी प्रवृत्ति है हमारी यहाँ पर धार्मिक कल्पना। आचार्य द्वितीय युगीन कविता की धार्मिकता अपनी अलग छाप लिए हुए है। इस युग के कवि धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता और विविधता आई हुई है। अब इसमें भगवान के कोरे गुणगान और सिद्धांत के आख्यान के स्थान पर आध्यात्मिक और मानवतावादी आदर्शों को क्या है प्रतिष्ठापित किया हुआ है। साहित्य में पीड़ित शोषित दुर्बल दलित समाज के प्रति सहानुभूति व्यक्त हुई है। इस युग के साहित्यकार का यह विश्वास है कि ईश्वर के दर्शन होने लगे हैं। कवि का मानव प्रेम ईश्वर प्रेम और विश्व प्रेम में बदल गया है। और इस संबंध में एक पंक्ति गोपाल शरण सिंह जी ने कही हुई, वो मुझे यहाँ पर कहना अत्यंत महत्वपूर्ण लग रही है, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि हमारे गांधी जी ने भी कहा है कि वैष्णोजन जेने जानी है जो पराई पीर जाने रे, है ना। स्पृश्य अस्पृश्य कोई अंतर नहीं, इस प्रकार की बातें की हुई थी। और यहाँ पर गोपाल शरण सिंह जी ने भी हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार की धार्मिक कल्पना से संबंधित बात कही हुई थी, वो मैं आप लोगों के सामने क्या है उजागर कर रहा हूं। देख लीजिए जग की सेवा करना ही सब सारों का सार, जग की सेवा करना ही सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। देखो पूरे विश्व से पूरी दुनिया से
प्रेम करो। यानी कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अब पूरी दुनिया में तो तरह तरह के लोग बसते हैं, तरह तरह के विचार के बसते हैं, तरह तरह के धर्म हैं, है ना। विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, है ना। सब कुछ जो है तो इन्होंने जो है तो क्या है, अपने विश्व प्रेम में बांधने का प्रयास किया, और इसी में मुक्ति का द्वार है। यह दृष्टिकोण नया हमारे सामने धार्मिक संकल्पना के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण के कारण दुखियों के प्रति अन्याय, अवहेलना करने वाले सामंती सभ्यता की कवि ने कटु निंदा की है। अब उस समय में जो सामंत थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, मनसबदार थे, है ना, ये बड़े बड़े लोग जो थे वो किस तरह से निचले तबके के लोगों को, या हमें दिखाई देता है गरीब गुरबान गुरबा किसान सर्वहारा मजदूर, इनका जो है तो क्या है शोषण वगैरह करते थे। इन दुखियों के प्रति उन्होंने जो है तो क्या है अपनी आस्था प्रकट करते हुए सामंतीय सभ्यता की क्या है कटु निंदा की हुई हमें देखने के लिए मिलती है। बौद्धिकता के समावेश के कारण राम और कृष्ण का आदर्श मानव रूप में चर्चित किया गया। अब देख ली, राम और कृष्ण बौद्धिकता के कारण जो है तो ये ईश्वरीय रूप है, भारतीय संस्कृति के अनुसार, और इनकी जो है तो चर्चा की गई। जीवन जगत और प्रकृति में व्याप्त ईश्वर के प्रति कवि अभिव्यक्ति की भावनाओं में रहस्यात्मकता क्या है आ गई। जैसे कि हमने इससे पूर्व देखा था रहस्यवाद को, भक्ति काल के अंतर्गत कबीरदास को हम पढ़ रहे थे, जब लाडी मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाडी मैं देखन गई मैं भी हो गई लाल, है ना। तो वो जो है तो रहस्यात्मकता जो है तो बड़ी चरम उच्च कोटि की थी। उससे कम पैमाने पर यहाँ पर जो है तो क्या है भावनाओं में रहस्यात्मकता क्या है द्वितीय युग में भी आई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। इस काल की कविता की रहस्यात्मक प्रवृत्ति आगे चलकर प्रसाद काल की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है, और विश्व प्रेम और जन सेवा को भावना के द्वारा इन कवियों ने धार्मिक कविता को अधिक उन्नतिशील बनाने में जो है तो क्या है अपना कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए यहाँ पर द्वितीय युगीन कविता की जो प्रवृत्तियां हम देख रहे थे, उसमें से पहली प्रवृत्ति हमने देशभक्ति की कल्पना, दूसरी प्रवृत्ति हमने धार्मिक कल्पना, इन्हें देखा है, और तीसरी प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने के बाद हमें कुछ समय के लिए क्या है रुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी शेष प्रवृत्तियां 1 घंटे में होना बड़ा मुश्किल है ना। ये पीरियड जो है तो ये कालखंड जो है द्वितीय युगीन लगभग क्या है 25 वर्ष का है, थोड़ा नहीं है। 25 वर्ष को हम 50 मिनट में नहीं समेट सकते। तो हम यहाँ पर जो है तो तीसरी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर द्वितीय युगीन इस प्रवृत्ति को आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस घंटे को क्या है समाप्त करने का प्रयास करने वाले। तो आपने जैसे कि पहले लिख लिया देशभक्ति की कल्पना, दूसरी प्रवृत्ति लिख लिया धार्मिक प्रवृत्ति, अब तीसरी प्रवृत्ति भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्द से जल्द लिख लीजिए, सामाजिक कविता। आचार्य द्वितीय युगीन कवि की दृष्टि समाज के सभी अंगों पर पड़ी, यानी कोई भी अंग उनसे क्या है और कोई वर्ग उनसे जो है तो छूटा नहीं। समाज के प्रत्येक घटक को उसने अपने दृष्टि से देखा। यही कारण है कि उसकी वाणी में खंडनात्मकता के स्थान पर मंडनात्मकता और सद्भावना व्यक्त हुई है। देख लीजिए, समता, बंधुता, मानवता की दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर खंडनात्मकता को त्याग कर मंडनात्मकता और सद्भावना के विचार को अपने सामाजिक कविता के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया हुआ है। इस युग के कवि को समाज की सर्वांगीण उन्नति अभिष्ट थी। इसी का ये परिणाम है कि श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दीन दशा के अत्यंत करुण चित्र अंकित किए हैं। अब मैंने आपको इससे पहले शायद कोई घंटे में बतलाया था कि आप देखें तो पता चलता है कि किस प्रकार से वो जो है तो चर्चा थी, विवरण था, और समाज में किस प्रकार से बाह्य आडंबर,
है ना, व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, ढोंग ढकोसला, दिखावा आदि बातों का जो है तो क्या है, बड़े पैमाने पे रूप देखने के लिए मिलता था। और इसका जो है तो उन्होंने क्या है, ये कवियों ने जो है तो डट कर विरोध किया हुआ है। उसमें से श्रीधर पाठक नामक एक कवि जो है विधवा की दिन दशा का अत्यंत करुण चित्र अंकित करते हैं। मैंने कहा ना कि उस समय में जो है तो भारतीय संस्कृति में विधवा को इतना कुछ मान सम्मान नहीं था, उनको कोई जो है तो क्या महत्व नहीं दिया करता था, उनको कोई जो है तो अच्छे कार्य में शरीक नहीं होने देता था, उनको देखकर जो है तो लोग मुंह मोड़ते थे, उसको जो है तो नारी को जो है तो क्या है, जो है तो एकदम अच्छा नहीं समझा जाता था। और मराठी की एक कहावत भी मैंने बताई थी कि तेली 30 मांजर 20, बूढ़ की दिसली तो तितच 22। तो इस प्रकार बूढ़ की यानी विधवा, उसके जो केश है उसके जो है तो सौंदर्य को नष्ट करने का भी क्या है प्रयास उस समय में हमारे समाज में किया जाता था। विधवाओं का मुंडन होता था और उनके बाल, उनके जुल्फे कटवा कर उनको क्या है विकृत बनाने का प्रयास किया जाता था और उनको घर के एक दहलीज में कोने में क्या है पड़ा रहना पड़ता था। तो इस दृष्टि से अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी कार्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने अछूतवार, सामाजिक कुरीतियों और कुलीनता आदि पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। द्वितीय युगीन साहित्यकारों ने श्री सुधार एवं उद्धार पर भी बहुत कुछ लिखा। नाथुराम शंकर तथा गोपाल शरण सिंह की कविताओं में दहेज प्रथा तथा बाल विवाह का घोर विरोध किया गया। नारी शिक्षा और विधवा विवाह का प्रबल समर्थन इनकी कविता में देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए उस समय में बाल विवाह हुआ जाता था। बाल विवाह यानी कि बचपन में बच्चों की क्या है शादी वगैरह हो जाती थी। कुछ कुछ तो ऐसी जो है तो किंवदंतियां वगैरह हमें सुनने के लिए मिली कि किसी के घर में लड़का हो गया, किसी के घर में लड़की हो गई, दोनों ने जो है तो दोस्ताने में क्या है बातचीत कर ली और वो बच्चे झूले में है, अभी झूल रहे हैं तो झूले कुछ बासिंग बांध दिए। अब हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं विवाह के दरमियान जो है ना, जो वर होता है, वधू होती है, उसको जो है तो सर को जो है तो वो बासिंग बांधते हैं, वो लटकते रहता है, आपको पता होगा ना वो डोरी वगैरह बासिंग की। तो यहाँ पर इन्होंने जो है तो उस समय के समाज की जो स्थिति थी, तो बाल विवाह बचपन में होते थे और बच्चा चलने फिरने लायक भी नहीं है, झूले में झूल रहा है, झूले कोई बासिंग बांध देते थे और विवाह हो जाता था। विवाह हो जाता था, बच्चे खेलते पढ़ते जो है तो बड़े होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि ये उसका शौहर है, ये उसकी बीवी है। फिर बाद में बड़े आयु में गुजरने के बाद जो है तो घर के लोग कहते थे कि भाई आपका बाल विवाह हुआ हुआ, ये आपकी पत्नी है, ये आपका पति है। कुछ लोग मानने से इनकार कर देते थे, कुछ मानते थे, है ना। इस प्रकार की भी जो प्रथा है, इस प्रथा को उन्होंने जो है तो तोड़ने का कार्य किया और दहेज प्रथा को भी उन्होंने यहाँ पे क्या है हमें दिखाई देता है कि खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग जो है आजकल फैशन नुमा समझते हुए क्या है लोगों को जो है तो दिखावे के लिए या बड़ाई के लिए, शान शौकत के लिए जो है तो इस प्रथा में आज भी जो है तो मुफ्तला हमें हुए हुए हमें देखने के लिए मिलता है। इस दिशा में मैथिली शरण गुप्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदू समाज की सर्वांगीण सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति अभिष्ट है और यह कार्य उन्होंने अतीत के गौरवगान द्वारा संपन्न किया है। उनके साकेत तथा यशोधरा में नारी के उदात्त स्वरूप का क्या है उद्घाटन हुआ है। अब आप लोगों को पता है, मैं पूरा यदि ये साकेत और यशोधरा का संदर्भ यहाँ दो तो क्या है बड़ा समय लगने वाला है। फिर भी एक संकेत मैं देते हुए चल देता हूँ। यशोधरा जो है किस तरह से महल में पड़ी हुई थी और उसका पति जो है वो जो है तो बौद्ध भिक्खु बनकर जो है तो हमें दिखाई देता है कि बोधिसत्व पे जाकर जो है तो गौतम बुद्ध बने हुए थे। इसमें इसका क्या दोष है ना। उस पर उन्होंने यशोधरा को जो है तो क्या है उसके कैरेक्टर को उभारा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और कुछ कुछ लोग जो है तो शादी ब्याह होने के बाद नारी को छोड़कर चले जाते। बुद्ध की बात लो ना, यशोधरा नामक वो जो मुक्तक काव्य है, मुक्तक तो नहीं बोलेंगे उनको, खंड काव्य है, उसको आप देखते हैं तो पता चलता है। ऐसे नहीं अनेक उदाहरण है, बेचारे का क्या दोष। इतना ही नहीं,
एक सज्जन हमारे फैमिली में से भी है, विवाह किया, एक पुत्री उन्हें हुई, जो गुस्से से निकल के गए तो अभी तक लापता है। 15 वर्ष, 8-10 वर्ष हो गए। ऐसे मसले सामने आते हैं। और नारी का जो है तो क्या है, उदात्त स्वरूप का जो तो उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। इस काल के सामाजिक सुधार और जाति प्रेम में भी किसी प्रकार की सांप्रदायिकता या संकीर्णता नहीं थी। कवि कवियों का हृदय उदार और मनोवृत्ति व्यापक है। वस्तुतः इस काल का साहित्य प्राचीन समाज और नवीन विचारों का सामंजस्य चाहता है। द्विवेदी युग के प्रेम में उत्तर व्यापकता आने लगी थी और आगे चलकर यह भावना विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम की भावना में परिवर्तित हो गई। यह इस काल की उदात्तता का क्या प्रतीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत की जो है तो आचार्य द्विवेदी युगीन जो है तो प्रवृत्तियों को सम्मुख रखने का प्रयास किया। बाकी की शेष जो प्रवृत्तियां हैं वो आने वाले घंटे में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम क्या है यहाँ विराम लेते हैं। धन्यवाद।